Hey everyone, today we are going to discuss important amendments to the Indian Constitution. वैसे देखा जाए तो आज तक 100 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. So, the power to amend the constitution is laid down in article 368. So, हमें सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन. तो ऐसी कौन कौन सी अमेंडमेंट्स है वो हम क्विकली देख लेते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली अमेंड हो सकता है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड. मतलब बहुत ईजीली आप इसको अमेंड भी नहीं कर सकते हो और आप इसको अमेंड कर ही नहीं सकते हो, ऐसी भी बात नहीं है. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक सपना देखा था कि दिस कंट्री शुड रन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी and liberty. So the basic structure of constitution cannot be amended. So let us quickly see the important amendments done to the constitution till date. So the very first amendment to the constitution was done in year 1951, जिससे पार्लियामेंट ने सारी स्टेट्स को पावर दी थी टू मेक सोशो इकोनॉमिक जस्टिस with the people who belong to socially and economically backward class. तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बेसिकली ये पावर स्टेट्स को दी गई थी. For that, 9th schedule was added to the constitution to protect anti-zamindari laws from judicial review. मतलब जो भी laws 9th schedule में आएंगे उसका judicial review नहीं होगा. इसी अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जो कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, उसमें 3 थिंग्स ऐड की गई थी: पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंसेस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट constitutional amendment is 7th constitutional amendment 1956, which provides common high courts for 2 or more states. Also extended the jurisdiction of High Court to the Union territories. One more provision was added in this constitutional amendment, that one person can be governor of 2 or more states. At the time of independence, the states were divided into group A, B, C, D, but there was a lot of political moments and chaos. So the parliament formed State Reorganization Commission, जिससे लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1st May 1960, गुजरात वॉज सेपरेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात फॉर गुजराती पीपल एंड महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल. Next important amendment is 9th Constitutional Amendment 1960, by which the Indian territory Berubari Union was given to the Pakistan under Indo-Pakistan Agreement 1958. By this 9th Constitutional Amendment, it was mentioned that Parliament can alter the area of India only by making constitutional amendment. मतलब किसी भी पार्ट को अगर इंडिया को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, और अगर किसी पार्ट को अदर कंट्री को देना है, फॉर एग्जाम्पल बेरुबारी यूनियन वॉज गिवन टू पाकिस्तान, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने नागालैंड को स्टेट का स्टेटस दिया. 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया था. 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने मेघालय को असम से अलग करके मेघालय को स्टेट का स्टेटस दिया था. और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को स्टेट का स्टेटस मिला था. ओके, सो द गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 3 चीज़ें पास की थी जिसकी वजह से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को पास करना पड़ा. तो वो 3 चीज़ें जिसकी वजह से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था, पहले हम वो देख लेते हैं.
The first thing which Supreme Court laid down was whatever amendment that Parliament makes will fall under Article 3 Clause 2. मतलब जो भी amendment Parliament बनाएगी उसका judicial review होगा. दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट के लिमिटेड पावर्स है, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पार्लियामेंट के ऊपर अमेंडमेंट्स के लिए. तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के अंडर कोई अमेंडमेंट्स लाती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो उसे वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है. इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से पार्लियामेंट बहुत नाराज़ थी, इसीलिए पार्लियामेंट फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971. बाय दिस अमेंडमेंट Parliament added Clause 4 to Article 13 and Clause 3 to Article 368. By these two amendments, Parliament was provided with unlimited power to amend the Constitution. When this amendment bill goes to the President, then President have to sign this bill. उनको compulsory उसको assent देना पड़ेगा. In 1976, when the election petition of Indira Gandhi ji was pending in Allahabad High Court, government very smartly came up with Amendment Act 39th Constitutional Amendment Act 1976, by which elections to the post of President, Vice President, Prime Minister and Speaker was kept out of the purview of judicial scrutiny. मतलब इन 4 पोस्ट को लेकर कोर्ट में कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती. Next Amendment Act is very important from exam point of view. It's 42nd Amendment Act 1976. इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई थी कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. So first and foremost, 3 words were added to the preamble of the Constitution, that is socialist, secular and integrity. Secondly, Part 4A, that is fundamental duties were added to the Constitution. Third point is Clause 4 was added to Article 368, by which अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ लोकसभा टेन्योर 5 ईयर्स से 6 ईयर्स किया था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन कर्टेल किया था. Lastly, Article 31D was added, by which Parliament could make laws for prohibition of anti-national activities. Next amendment is 44th Constitutional Amendment Act 1978. ये amendment internal emergency ख़त्म होने के बाद लाई गई थी, whereas 42nd Amendment Act internal emergency चालू थी तब लाई गई थी. So 42nd Amendment Act में जो भी changes किए गए थे उसको सुधारने के लिए 44th Constitutional Amendment Act लाया गया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया बाय वे ऑफ आर्टिकल 300A, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को रिस्टोर किया था. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का टर्म फिर से 5 साल बनाया गया. देन इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वर्ड हटा के आर्म्ड रिबेलियन ये वर्ड ऐड किया गया एज अ ग्राउंड टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी. और एक बात बताई गई कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता. देन Clause 5 was added to Article 352, which restored the power of Supreme Court and High Court with respect to judicial review. Next is 52nd Amendment Act 1985, by which 10th schedule was added to the Constitution and anti-defection law was passed. By 61st Constitutional Amendment Act 1989, the voting age limit was changed from 21st to 18 years. Next important amendment is 69th Constitutional Amendment Act 1991, by which special status was given to Delhi as National Capital Territory of Delhi. Next is 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which provided constitutional status to the पंचायती राज institutions. मतलब जो local bodies होती है, पंचायत system होती है, उसको एक constitutional status दिया गया था. Therefore, Part 9 was added to the Constitution as panchayats, and Schedule 11 was inserted, which was having 29 items related to the panchayat.
Similarly, by 74th Amendment, Nagarpalika Bill was passed, by which Part 9A was inserted in Constitution as municipalities, and Schedule 12th was inserted, which was having 18 items related to the municipalities. Next important amendment is 86th Amendment Act 2002, which made changes in three things: fundamental rights, fundamental duties and DPSP. तो fundamental right में Article 21A was inserted, right to education, which provided free and compulsory education to the children between 6 to 14 years of age. फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी इम्पोज की गई थी टू द गार्डियन और पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स टू प्रोवाइड देम एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. थर्ड थिंग इज़ DPSP में आर्टिकल 45 में स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 6 साल के छोटे बच्चों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए. बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने एज ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की कोशिश की थी और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी मतलब NJAC को सेटअप किया था. लेकिन in 2015, in the case of Advocate on Record versus Union of India, the Supreme Court quashed both NJAC and 99th Constitutional Amendment Act और collegium system को फिर से अडॉप्ट किया गया. Next important amendment is 101st Amendment Act 2017, by which Goods and Services Tax, that is GST, was introduced in India, by which Article 246A, 269A and 279A was inserted in Constitution. Also 7th Schedule में भी कोई changes किए गए थे. Next is 102nd Amendment Act, by which National Commission for Backward Class was set up. Then नेक्स्ट इज़ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिससे ओपन कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था. द लास्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इज़ 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021. एक्चुअली 102nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था स्टेट डू नॉट हैव पावर टू आइडेंटिफाई SCBCs, दैट इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, बट 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ रिस्टोर्ड दिस पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ SCBCs. सो गाइज, आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेक नोट्स, सी दिस वीडियो अगेन एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर more videos on law topics and law updates. Thank you.